हाँ, तो एक्सरसाइज 5.1 देखिए आप। कुछ क्वेश्चंस आपको बताया गया था उस दिन। हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूटी के आगे इसमें आपको बताया गया था कि कोई फलन अगर आपको कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, जैसे एफ एक्स है आपका और आपको इसको प्रूफ करना है कि ये सतत है कि नहीं है, या सतत है प्रूफ करना है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके प्रांत में स्थित कोई बिंदु हम सी लेते हैं और x टेंस टू सी पर इसकी लिमिट निकालते हैं। इस फलन की लिमिट उसके प्रांत के किसी बिंदु पर निकालते हैं और उस बिंदु पर उस फलन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यानी आपका लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर दोनों सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो, तो कहा जाता है कि वो फलन सतत है। ठीक, लेकिन लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, ये आप भी पढ़े हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों बराबर हो तब, आप 11 बताया गया आपको कि तब उस सिचुएशन में क्या होता है, ये लिमिट आपकी मौजूद होती है। तो ये आपकी हो गई लिमिट कब मौजूद होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आएगी। और तीसरी चीज क्या, आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन, आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे ऐसे लिखा जा सकता है, यहाँ ये लिखा जा सकता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये तीनों चीजें बराबर दिखाते हैं हम, क्या प्रूव करने के लिए, सतत दिखाने के लिए। लेकिन कुछ सिचुएशन होती हैं जिसमें फलन दो चीजों का कंपोजिशन होता है, दो फलनों का कंपोजिशन होता है। जैसे आपका मान लीजिए आ गया साइन एक्स स्क्वायर, ये साइन एक्स स्क्वायर एक फलन है, मान लीजिए एच एक्स बराबर है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये एक फलन आपका साइन एक्स और आपका एक फलन आपका एक्स स्क्वायर, दोनों का कंपोजिशन है। तो अगर हम एफ एक्स बराबर साइन एक्स सपोज कर लें, एफ एक्स बराबर क्या सपोज कर लें, साइन एक्स, और जी एक्स बराबर सपोज कर लें एक्स स्क्वायर, तो एफ कंपोजिशन जी निकाला जाए। एफ कंपोजिशन जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, ध्यान दीजिएगा, एफ कंपोजिशन जी का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स। यानी यहाँ देखिए एफ एक्स है और यहाँ क्या है, एफ ऑफ जी एक्स है, यानी एक्स के प्लेस पे क्या हो गया आपका, जी एक्स हो गया। यहाँ जो फलन जहाँ एक्स होगा वहाँ हम जी एक्स कर दें तो क्या मिलेगा, साइन ऑफ जी एक्स मिलेगा। लेकिन जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका साइन एक्स स्क्वायर। इसे कंपोजिशन कहते हैं, दो फलनों का कंपोजिशन। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर यफ आपका सतत है, यफ क्या है, सतत है, और जी भी आपका सतत है, तो इसका जो कंपोजिशन होता है एफ ऑफ जी, ये भी क्या होता है आपका, सतत होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एफ एक्स परिभाषित होना चाहिए और एफ ओ जी यानी एफ ऑफ जी एक्स भी परिभाषित होना चाहिए। एफ ऑफ जी इतना होता है, अगर जी ऑफ एफ पूछ ले कोई, पूछ तो क्या बताएंगे आप, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। यानी अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जहां जी में जहां एक्स है वहां एफ एक्स लिखेंगे। जी में देखिए एक्स है यहाँ पे, इसको अगर लिखा जाए तो ये आ गया एफ एक्स स्क्वायर, मीन आपका हो गया साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर, तो इस तरह आपको मिल जाता है, क्या मिल जाता है कि दो फलनों का कंपोजिशन मिलता है। तो आप ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी आपको दो फलनों का कंपोजिशन दे देगा और कहेगा प्रूफ करिए ये सतत है, तो आप पहले वो छांट लीजिएगा कि ये दो किन दो फलनों का कंपोजिशन है, फिर पहले वाले को और दूसरे वाले को सतत दिखा करके आप कह दीजिएगा कि एफ सतत है, जी सतत है, इसलिए एफ ऑफ जी भी सतत होगा। जैसे यहाँ पे देखिए साइन एक्स सतत होता है, एक्स स्क्वायर बहुपदी फलन है, सतत होगा। तो चूंकि साइन एक्स सतत है, एक्स स्क्वायर भी सतत है, इसलिए एफ ऑफ जी अर्थात साइन एक्स स्क्वायर, यानी ये जो फलन आपको दिया गया था अर्थात एच एक्स, ये भी क्या होगा आपका, सतत होगा। ठीक, चलिए एक आध दो सवाल और ले लेते हैं, लगभग आप लगा ही लिए होंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे सवाल नंबर 7 बता देते हैं आपको, 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ बाकी आ जाएंगे, आप 5 6 कर लेंगे, 7 बता देते हैं, 7वां देख लीजिए, 7वां भी कर लेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आप उसी तरह कर लीजिएगा। ये दिया गया है मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 जब एक्स छोटा या बराबर है कितने के, -3 के,
और -2x जब x बड़ा है कितने से, -3 से, और छोटा है 3 से, और 6x + 2 कब, जब x बड़ा या बराबर है कितने के, 3 से। चेक करना है f के सभी आसांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी आपको निकालना क्या है कि ये डिसकंटीन्यूअस पॉइंट कौन सा हो सकता है। तो डिसकंटीन्यूअस पॉइंट वही हो सकता है जहां पर इसकी परिभाषा बदल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पे परिभाषा बदल रही है इसकी, और +3 पे बदल रही है। तो ये दो पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ डिसकंटीन्यूअस हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी यानी असततता के बिंदु हो सकते हैं। तो उन्हीं पर हम चेक करते हैं। तो x बराबर पहले -3 पर लेते हैं। x बराबर -3 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 + h, ये निकालें अगर हम। आप अगर यहाँ कन्फ्यूजन लेफ्ट है राइट है तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं, यह x टेंड्स टू -3 + fx, ये हम निकाल रहे हैं। -3 प्लस मतलब 3 के आगे वाले पॉइंट पर -3 + h अगर देखा जाए तो -3 + h क्या है, -3 से बड़ा है। तो -3 से अगर बड़ा है तो हम कहाँ रख रहे हैं, यहाँ रखेंगे। तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ आपका कितना है x है, वहाँ पे आप देखिए f -3 + h हो गया, यानी fx = इतना है। तो f -3 + h = क्या होगा, यहाँ इसको देखिए, इसको देखिए, x के प्लेस पर ये हो गया, इसका मतलब इधर भी x के प्लेस पर ये इतना हो जाएगा, यानी -3 + h। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया आपका -6 - 2h, और h के प्लेस पे अगर हम 0 रख दें तो आपको इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ये क्या आ गया, x बराबर -3 पर -3 प्लस आया। अब -3 माइनस निकाल लें, यानी राइट हैंड लिमिट निकाल लें। -3 - fx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देख सकते हैं f x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -3 - h। अब की बार देखिए -3 - h क्या है, -3 से छोटा है। तो -3 से छोटा जब x होगा तो आप कहाँ रखेंगे, पहले वाले फलन में। पहले वाले फलन में अगर हम रख दें लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x की जगह पे -3 - h रखा जाए, -3 - h का मापांक +3। तो h की जगह आप 0 रखेंगे तो इसका मापांक आपका 3 ही आएगा, 3 + 3 = 6। तो ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सीधे सीधे निकालें, यानी f -3 निकालें, f -3 ये कहाँ रखने पर प्राप्त होगा आपका, इसी फलन में रखने पर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा है। इक्वल की जगह नहीं रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि मॉड ऑफ -3 + 3 बराबर हो जाएगा आपका 3 + 3 मतलब 6, यानी तीनों वैल्यू आपकी सेम आ रही है। यानी x बराबर -3 पर ये बिंदु सतत है, यानी ये असततता का बिंदु नहीं है। इसी तरह हम किस पर चेक करेंगे, +3 पे। किस पे चेक करेंगे, +3 पे। यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 + h के लिए कहाँ रखा जाएगा, 3 + h मतलब 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा होगा तो यहाँ रखेंगे, यानी आपका यहाँ पे 6 × हो जाएगा x की जगह पे 3 + h। तो अब इस स्थिति में अगर आप रख के देखें तो आप देख सकते हैं क्षेत्र क्या आएगा आपका 18, सीधे सीधे डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 हो जाएगी। दूसरा आपका जब आपको +3 पे रखना है 3 - h, 3 - h कहाँ रखेंगे, 3 से छोटा, 3 से छोटा आप दूसरे फलन में रखेंगे। दूसरे फलन में अगर रखते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी -2 × 3 - h, और ये आपको 3 दूनी कितना मिलेगा, आपको सीधे सीधे 6 मिलेगा, और ये 18 मिल रहा था। ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए असततता का बिंदु कौन है, केवल 3 है। इसलिए आप कह सकते हैं x बराबर 3 पर फलन क्या है आपका, असतत है, असतत है, यानी डिसकंटीन्यूअस है x = 3 पर। ठीक है, तो इस तरह असततता का बिंदु आपको 3 मिल गया। ठीक है, x बराबर 3। तो इसी तरह और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। बैटरी बहुत लो है। हाँ, तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इसी तरह आप 6 से लेकर के लगभग 16 तक एक ही टाइप के सवाल हैं। जहाँ पर परिभाषा बदलेगी उसी पॉइंट पे आपको चेक करना है, याद रखना है। कहाँ चेक करेंगे आप, जहाँ पे आपकी परिभाषा चेंज होगी। जैसे x 3 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो उस स्थिति में अलग अलग लागू हो रहा है ना, तो उसी स्थिति में आप जहाँ परिभाषा बदलेगी
वहाँ पर आप रख लीजिएगा, नहीं तो बाकी सब आपका सेम रहेगा। ठीक, तो 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा है कि fx इक्वल टू एक फलन दिया है आपको ax+1 और कहा है कि x छोटा या बराबर है 3 से, और bx+3 ये आपको दिया है x बड़ा या बराबर है कितने से, 3 से, और कहा है x बराबर 3 पर ये फलन सतत है। ये फलन क्या है आपका, सतत है, सतत है चाहे जो है, कंटिन्यूअस ही मानिए, अंग्रेजी ही जानिए। तो अब आपको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू बतानी। तो सतत है आप जानते ही हैं, तो दो चीजें निकालते हैं। क्या, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx निकालेंगे, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f3 प्लस h निकालेंगे, यानी जहाँ x है वहीं पर हम 3 धन h रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे, नीचे वाले में कि ऊपर वाले में। इसके लिए यहाँ से हमको क्लू मिलता है कि ये 3 प्लस h क्या है, 3 में कुछ जुड़ जाएगा तो वो 3 से बड़ा हो जाएगा। जो चीज़ 3 से बड़ी होगी उसके लिए आप फलन देखिए यहाँ पे परिभाषित है fx इक्वल टू bx+3। इसमें हम x की जगह पे 3 प्लस h रखेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू एक्स की प्लेस पर 3 प्लस h और प्लस आपका क्या हो जाएगा 3। समझ में आया? अब आगे इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दिए, डायरेक्ट h की जगह 0 रख दे रहे हैं, छोड़ो h की जगह 0 रख दे रहे हैं, तो आपको मिलेगा 3b+3। ये कौन सी वैल्यू मिली, 3 प्लस मिल गई। फिर आप क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, ये निकालें हम, तो लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h निकालेंगे। 3 माइनस h कहाँ रखेंगे, 3 से छोटा है तो पहले वाले में रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, तो ये हो गया आपका h की जगह 0 यानी 3a+1। ये आपका क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस हो गया। इसी तरह अगली वैल्यू अगर निकालें, लिमिट सीधे सीधे हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालें f3 कितना आएगा, x की जगह 3 रखेंगे, लेकिन कहाँ रखेंगे, जहाँ बराबर लगा होगा, इसमें बराबर लगा तो इसी में रख देंगे, 3a-1। ठीक है, तो इस तरह आप दोनों की वैल्यू को इक्वेट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों को बराबर कर दें अगर हम, क्या मिलेगा आपको, इसको इतने के बराबर कर दिया जाए, 3b+3 इज इक्वल टू कितना आपका 3a+1। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो 3b माइनस 3a इक्वल टू 1 माइनस 3, अर्थात इसको सॉल्व किया जाए तो आपको मिलेगा, 3 कॉमन ले लें तो b माइनस a इक्वल टू आपको मिलेगा -2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो a माइनस बी इक्वल टू मिल जाएगा आपको 2/3। यानी a और b की चाहे जो वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन उनमें संबंध ये रहेगा कि a माइनस बी की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, 2/3 के बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हम a और b की वैल्यू अलग अलग क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसको इसके बराबर करेंगे तो केवल एक ही इक्वेशन मिल रहा है। यहाँ पर अगर ये वैल्यू अगर चेंज हुई होती, यहाँ पे 4, 5 कुछ आया होता, तो हम इसको इसके बराबर करते b की वैल्यू आ जाती, इसको इसके बराबर करते तो a की वैल्यू आ जाती, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बदल रहा है कि दो ही परिभाषा दी गई थी। इसलिए यहाँ पे a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन उन दोनों का अंतर कितना होगा, 2/3 होगा। इतना हम इसके बारे में कह सकते हैं। तो फिलहाल आज आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसमें कुछ फलन आपके केस में कंपोजिशन है, दो फलनों का योग है, अनुपात है, तो इस तरह आप पूरी प्रश्नावली लगभग कर लेंगे। जो नहीं आएगा आप कमेंट करिएगा, फिर आपको बताया जाएगा। चीज़ की आपकी कंटिन्यूटी छूट गई थी, जो आपका फलन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब हम उसको देखेंगे कि हम कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं किसी गिवन पॉइंट पे और किसी गिवन जो आपके दिए गए हों, मतलब किसी फलन का। एक फलन आपका छूट गया था, एक हमने आपको परिभाषित कर दिया है कि जितने भी फलन होंगे उनका कंपोजिशन, उनका ऐड, उनका माइनस, उनका सब्ट्रैक्शन, है ना, उनका डिवीजन, वो सब क्या होता है आपका कंटिन्यूअस होता है, अगर दो फलन ऐसे हों जो कि क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एक फलन आपका होता है ये ऐसे लिखा रहता है, इसका मतलब जानते हैं हम, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या कहते हैं हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि x की जो फलन की वैल्यू होगी वो ये संख्या या इससे छोटी संख्या होगी, जैसे अपूर्णांकों के लिए। इसका मतलब ये होता है कि f अगर 3 हम निकालते हैं तो ये आएगा आपका 3, यानी केवल आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट माने क्या होता है? बड़ा, सबसे बड़ा क्या आपका पूर्णांक फलन। तो लेकिन f 3.2 भी निकालेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? 3.2। अगर ये पूर्णांक होता तो ये पूर्णांक लिख देता है, यानी यहाँ तक का जो सबसे बड़ा पूर्णांक होता है। कहने का मतलब ये हुआ इनके कि अगर हम नंबर लाइन पे इसको शो करें नंबर्स को तो 3.2 मान लो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ तक अगर हम चलें तो जो सबसे बड़ा पूर्णांक मिलेगा वही इसकी वैल्यू होगी। तो 3.2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? ये आपकी 3 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर हम कहीं से भी यहाँ तक आते हैं 3.2 तक आते हैं तो सबसे बड़ा पूर्णांक मान कौन है आपका? 3 ही मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है 3.2 की वैल्यू 3 होगी। लेकिन अगर 3.2 के बजाय 2.9 कर दें, 9 कर दें तो 2.9 क्लियर है यहाँ पे होगा। अब यहाँ अगर हम यहाँ तक चलेंगे तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन मिलेगा? जैसे यहाँ से आप चलिए तो 0 मिला, 1 मिला, 2 मिला, उसके बाद 2.1, 2, 3, 4, 5, 2.9 पे हम पहुंचे। तो यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? 2 है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी 2.9 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी? 2 आएगी। आई बात समझे ना? तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब भी आपका किस में लिखा रहेगा? बड़े ब्रैकेट में लिखा रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसका ग्राफ कैसे होता है, इसको भी देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा ड्रा किया जाता है उसको भी देखिए आप। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस। हमने आपको ग्राफ खींचना बताया है बहुत अच्छे तरीके से कि किसी भी फलन का जब हमको ग्राफ खींचना होता है तो उस फलन को हम वाई सपोज करते हैं और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू रखते हैं। किसकी वैल्यू रखते हैं? एक्स की अलग अलग वैल्यूज रखते हैं और वाई की वैल्यूज हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए कहाँ शुरू करें? नेगेटिव से अगर शुरू करते हैं, मान लो -2.5 से शुरू करते हैं, 2.5। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 माइनस में कितना होगा? यानी अगर 2.5 तक आप जाएं उससे छोटी संख्या से तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन मिलेगी? जैसे ये आपका है, मान लीजिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, सब निगेटिव में है, और यहाँ पे आपका 1 है और यहीं पे आपका 2.5 है और ये आपका 1 है। तो अगर हम इधर से चलते हैं, इधर से अगर हम चलते हैं तो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू इंटीजर में कौन होगी? अगर आपसे पूछें कि 2 ज़्यादा है कि 2.5, आप कितने बताएंगे? 2.5 ज़्यादा है, लेकिन ऋण लगा दे तब आप जानते हैं कि जितनी बड़ी संख्या होती है अगर उसके पहले ऋण लग जाए तो उतना ही छोटा हो जाता है। जैसे मेरे पास अगर 1 रुपया है मेरा है और आपके पास 2 करोड़ है कर्ज का है, तो किसका बड़ा होगा? 1 रुपया वाला बड़ा होगा ना। तो वही चीज बताया गया कि इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें देखिए माइनस लगा है, ये इसलिए छोटा हो गया, यानी ये सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू कितनी आई? ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2, वो भी किसमें? माइनस में, ये -2 हो गया। अब इसी तरह 1.5 की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, 1.5 की वैल्यू माइनस में पूछी जाए तो -1.5 कहाँ होगा? सॉरी कंफ्यूजन, यहाँ 2.5 यहाँ ना होकर के यहाँ होगा 2.5। तो अगर 2.5 की वैल्यू हम पूछे, सबसे बड़ी वैल्यू 2.5 की, तो कौन सी आपकी है? 2.5 तक अगर माइनस में हम चलते हैं तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी आपकी? -3 होगी, क्योंकि 2.5 -2, हाँ ठीक है,
इस तरह आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5, -2.5 की वैल्यू आपकी होगी कितनी, -2 होगी या -3 होगी, बताइए आप। यानी अनंत से लेकर के मान लीजिए 2.5 तक हम आ रहे हैं, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिलेगा। 2.5 में अगर देखेंगे तो ये तो बड़ा है ही, लेकिन इंटीजर में हमको चाहिए, अगर इसके आगे जाएंगे तो -2 होगा, लेकिन -2 तक हमको जाना नहीं, हमको यहीं तक जाना है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -3 हो जाएगी, -3 हो जाएगी। फिर -1.5 की वैल्यू आपकी 1.5 आप जान सकते हैं, यहाँ होगा -1.5, इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 होगी। 0.5 ले लें अगर हम, वो भी ऋण में, माइनस में 0.5 ले लें, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ होगी आपकी, इसकी वैल्यू -1 होगी। और उसके बाद अगर हम 0 से बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, हम 0.5 ही क्यों, 1 भी ले सकते हैं, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। फिर 1.5 की वैल्यू लेते हैं, 1.5 की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी आपकी 1 आएगी, ठीक है। फिर 2 की वैल्यू लेते हैं तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। 2.1 की वैल्यू ले लेते हैं, ये भी 2 आएगी। 2.3 की वैल्यू ले लेते हैं, ये भी सब क्या आएगी आपकी, 2 ही आएगी। तो इस तरह आप एक टेबल बना लेते हैं। अब इन पॉइंट्स को अगर हम दिखाएं, इन पॉइंट्स को हम दिखाएं कहाँ, इसमें, तो देखिए कितना आएगा, इसको देखते हैं, फिगर ड्रा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये इस तरह, ये आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब कोई भी वैल्यू आप देखिए कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप, 3 से 2 के बीच में, -1, -2, -3, तो -3 से -2 के बीच में जो भी वैल्यू रहेगी, -3 से -2 के बीच में चाहे जो वैल्यू आएगी इसकी, उसके लिए आप देख सकते हैं y की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, -3 ही आएगी। -3 -2 के बीच में चाहे जो वैल्यू आएगी, उसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी, -3। यानी ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका किसके बराबर होगा, आपका -3 के बराबर होगा। यानी ये आपका एक ग्राफ मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मिल गया। फिर -1.5 के लिए -2 आया है, यानी -2 से लेकर के 1 के पहले तक की सारी वैल्यू के लिए ये क्या आएगा आपका, 1 के पहले के लिए बता रहे हैं, -1, वो यहाँ पर आपका -2 के पहले के लिए, इसलिए यहाँ पे जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे डॉट ना बना करके होल बना देंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ पे होल बनाएंगे, क्यों, क्योंकि -2 इंक्लूड नहीं है इसमें। फिर देखिए -2 से लेकर के 1 के पहले तक की वैल्यू के लिए 1.5 रखिए, चाहे 1.4 रखिए, सबके लिए वैल्यू कितनी आएगी, -2 ही आएगी। तो -2 से लेकर के 1 के पहले तक के लिए, यानी -2 को हम इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे -1 को एक्सक्लूड करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2 आ जाएगी। और इसी तरह इसके लिए आप वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1। क्लियर। तो इस तरह आप जान सकते हैं कि ये इसका ग्राफ बन जाएगा। इसी तरह आपका इसका ऊपर भी ग्राफ बनेगा आपका, ठीक। तो ये तो था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन, इसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो महत्तम पूर्णांक का फलन का मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी वहां तक की सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू, वहां तक की सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू ही जो आपकी होगी वही लिखी जाएगी। तो अब चलिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, उसके लिए देखते हैं। तो आप अगर यहाँ से देखें हम इसके अकॉर्डिंग, तो हाँ, तो कंटिन्यूटी इसकी चेक करते हैं हम लोग कि ये फलन कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, कहाँ कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, उसको चेक करते हैं। जैसे ग्राफ देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये सारे पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, सारे पॉइंट्स पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि देखिए ग्राफ आपका टूटा हुआ अलग दिख रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए आप देख सकते हैं ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ये इसके बीच में कहीं नहीं टूटा हुआ है।
इसका मतलब ये हुआ कि किस पॉइंट पर होगा उसको जरा चेक कर लेते हैं। ग्राफ मिटा दे रहे हैं, समझ गए होंगे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें क्या है कि आप लिमिट जब चेक करते हैं, मान लीजिए सी ऐसा बिंदु है, सी एक पॉइंट है आपका इसके महत्तम पूर्णांक फलन के प्रांत का, और सी पूर्णांक नहीं है, सी पूर्णांक नहीं है, ठीक, सी पूर्णांक आपका नहीं है, यानी सी की वैल्यू कुछ इस तरह है 3.2, 3.5, 4.6, मतलब दशमलव में है, पूर्णांक में नहीं है। अब इसके लिए हम देखते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, चेक करेंगे जब दो कंडीशन हो सकती है। अगर हम मान लें, माना x बराबर c कोई बिंदु है, तो c क्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है और पूर्णांक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं c पूर्णांक नहीं है, ये पहली कंडीशन है। तो अगर c पूर्णांक नहीं है तब क्या होगा, अगर c पूर्णांक नहीं है तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू c प्लस fx, ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, f c प्लस h। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये वैल्यू रखेंगे c प्लस h, इसमें मॉड ऑफ c प्लस h, मॉड ऑफ c प्लस h। अगर हम ये मान लीजिए c की वैल्यू 3.2 है, 3.2 है, तो एफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, क्लियर है, कितनी आएगी आपकी, 3 आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 होगी। लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं अगर एफ सी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपकी अगर के आ रही है, कितनी आ रही है, के, जैसे आप माना कि सी की वैल्यू अगर हम 3.2 लेते हैं तो कितना आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी कितना आएगा 3.2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 आएगी, ठीक। अगर हम 3 से बड़ी भी वैल्यू ले लें, मान लो 3.4 ले लिए, कितना ले लिए 3.4 ले लिए, तब भी वैल्यू कितनी आएगी, उतनी ही तो आएगी। तो अगर हम कह दें, ये कह दें कि सीधे एफ सी की वैल्यू अगर के है, एफ सी की वैल्यू कितनी है, के है, तो एफ सी प्लस के की सी प्लस एच की वैल्यू भी कितनी होगी आपकी, के ही होगी। यहाँ देखिए आप ना कि एफ सी का मतलब 3.2 है, सी का मतलब 3.2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, और 3.4 कर दिए तब भी कितना आया आपका, 3 आया। इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर एफ सी की वैल्यू के है तो एफ सी प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी, के आएगी। तो मान लेते हैं ये वैल्यू के बराबर है, यहाँ लिख दीजिएगा, माना एफ सी इक्वल टू कितना है आपका, के है, इसलिए एफ सी प्लस के की वैल्यू भी कितनी आएगी आपकी, के ही आएगी, क्लियर। तो ये हो गया आपका सी प्लस। अब अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, ये कर दें तो ये मिलेगी लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच मिलेगी। अब लिमिट एच टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सी माइनस एच। अब वही चीज देखिए, 3.2 की वैल्यू कितनी थी आपकी, 3 आई थी, अगर 3.1 पूछ ले तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 ही तो आएगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सी पूर्णांक नहीं है तो उससे थोड़ा ज्यादा या थोड़ा सा कम लेंगे तब भी हमको वही वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी, के मिलेगी। क्यों, क्योंकि एफ सी को हमने किसके बराबर माना था, के बराबर माना था। तो आपने देखा दोनों लिमिट बराबर है ही। इसके अलावा एफ सी की वैल्यू सीधे हमने क्या सपोज की थी, के सपोज की थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं तीनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब यदि सी पूर्णांक नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक। अब अगर ये पूर्णांक हो गया, क्या हो गया, पूर्णांक हो गया, तब देखते हैं तब क्या ये सतत होगा। अगर सी क्या हो गया आपका, पूर्णांक है, तब उस स्थिति में क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। चलो इसको चेक करते हैं। यदि सी क्या है, पूर्णांक है, सी पूर्णांक है तो लिमिट अगर हम निकालें, लिमिट या x टेंस टू सी प्लस निकालते हैं, क्या निकालेंगे, सी प्लस एफ एक्स, ये निकालें तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच लिखेंगे हम। अब c प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, c प्लस एच की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ c प्लस एच, c प्लस एच। अब जैसे c अगर 3 है तो 3.2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 के बराबर ही तो आएगी, यानी c प्लस एच की वैल्यू जो होगी उस पूर्णांक के बराबर होगी, अर्थात किसके बराबर होगी, c के बराबर हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी वाली लिमिट निकालें, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, ये निकालते हैं तो ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। ठीक, और ये मिलेगा आपको लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, का मतलब ये हुआ कि जहाँ x हम c माइनस एच रखेंगे तो c माइनस एच। अब आपसे हम ये पूछें कि अगर 3 है और f3 की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है, लेकिन 3 से अगर थोड़ा सा कम कर दे, 2.9 कर दें तो f 2.9 की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहेंगे 2 आएगी। क्यों 2 आएगी, क्यों 2 आएगी, क्योंकि हाँ तो देखिए आप यहाँ देख रहे थे कि आप 2.9 की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, यानी जितनी c की वैल्यू थी उससे एक कम आ रही है, यानी c माइनस एच की वैल्यू आएगी c माइनस 1। तो यहाँ देख सकते हैं ये है, यहाँ आपका ये है, इससे क्लियर हो रहा है कि दोनों वैल्यू क्या आ रही है, कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि जब c का मान पूर्णांक होगा तो उस स्थिति में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या नहीं होगा, आपका क्या नहीं होगा, सतत नहीं होगा। तो इस तरह आप सारी चीज जान सकते हैं। अब बाकी डिफरेंटिबिलिटी अगले क्लास में चेक की जाएगी, और इसमें जो क्वेश्चंस आपके फंसेंगे कमेंट कर दीजिएगा, इसको बता दिया जाएगा। ठीक।